लाइव। नमस्ते, मैं डॉक्टर नवीद खान, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एंड 10 न्यूज़ की तरफ से आप सबका स्वागत करना चाहती हूं आज के वेबिनार में। ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एंड 10 न्यूज़ के माध्यम से हमने आज का वेबिनार ये ऑर्गेनाइज किया है। आज के वेबिनार का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉर स्टमक डिसऑर्डर। तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं आज के इस वेबिनार में। तो आपको थोड़ा सा हमारे कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगी कि ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। 60 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अफिलिएटेड है। CGHS एम्पैनल्ड है। हमारे यहाँ पंचकर्म की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। साथ में हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो कि स्त्री रोग, बाल रोग, विविध प्रकार की चिकित्साएं ये भी हमारे हॉस्पिटल में होती है। एंड आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही वाइड एक हर्बल गार्डन है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो यहाँ की ही विविध प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनका ही उपयोग करके दवाइयां भी बनाता है जो कि प्योर आयुर्वेदिक होती है। तो हमारा कॉलेज जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है एंड यहाँ पर विविध प्रकार की चिकित्साएं भी होती है। साथ ही मैं 10 न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं मिस्टर गजानन माली जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हम आप लोगों से जुड़ सके, तो उनका धन्यवाद। 10 न्यूज़ इज अ ग्रेट नेटवर्क। 2.4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं इनके इन द यूट्यूब, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो थैंक यू सो मच 10 न्यूज़ फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चेयरमैन सर का, डॉक्टर DK गर्ग सर का, कि उन्होंने हमें इतना गाइड किया कि आज का ये वेबिनार हम आपके सामने ला सके। तो उनका भी बहुत ज्यादा थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। अब मैं चाहूंगी जो हमारे अदर पैनलिस्ट है वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे, प्लीज सर। नमस्कार, डॉक्टर अनूप मिश्रा, ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज से विगत 3 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। नमस्कार मित्रों। A very good morning to all the viewers. Myself, Dr. Sakshi Bakshi, MD Ayurveda, presently working with Ishan Ayurvedic Medical College and Research Center as an assistant professor and senior consultant. Okay, thank you the panelists for joining with us. तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा हर्बल गार्डन है जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों की वनस्पतियां उपलब्ध है, उन्हीं वनस्पतियों का उपयोग करके हमने एक आरोग्य संजीवनी काढ़ा जो कि आरोग्य संजीवनी 365 काढ़ा ये हम लोग ने लॉन्च किया है। ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, हमारे जो शोध विभाग है, जो रिसर्च सेंटर है, उन्होंने प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करके आरोग्य संजीवनी काढ़े का निर्माण किया है। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस काढ़े के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सो अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड सिचुएशन जो अभी चल रही है, कोरोना वायरस की वजह से हम सब परेशान हैं, लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड इम्यूनिटी पे ध्यान रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि हम हमारे जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनका प्रयोग करें, जिसके बेस्ट रिजल्ट्स देखे गए हैं। हमने ये काढ़ा अभी लॉन्च किया है एंड ये काढ़े के हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि आरोग्य संजीवनी 365 आप बिल्कुल हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा टेली कंसल्टेशन नंबर जो आप नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है आपके सामने, जो कि है 8447497705। आप इस पे भी हमें बोल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी काढ़ा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कफ हो गया, खांसी हो गई, बुखार, इन सब में भी ये काढ़े के बहुत अच्छे यूज है। तो बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके दिख रहा है आपको नंबर इस पे। ऑल्सो हमारे यहाँ टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा अभी उपलब्ध हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो टेली कंसल्टेशन ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ने शुरू किया है। तो आप घर बैठे हमें अपने बारे में पूछ सकते हैं, आपकी बीमारियां, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स पूरे टाइम अवेलेबल हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो बिल्कुल आपको जब भी ऐसा लगे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी बीमारी जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, हमें कॉल करिए, क्योंकि बाहर जाना अभी सेफ नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम घर में ही रह के इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे आज का वेबिनार, जैसे हम इतने जो वेबिनार कर रहे हैं, हमारे सारे वेबिनार्स का ये मोटिव रहता है कि आपको हम घर में ही ऐसे उपाय बता दें जिसकी वजह से आप घर में ही इन चीजों को ठीक कर सके। तो इस आरोग्य संजीवनी जो काढ़ा हमने बनाया है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। साथ ही जो टेली कंसल्टेशन, जो कि नंबर भी डिस्प्ले, आप इस पे कभी भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने अभी एक ऐप शुरू किया है जो कि है आरोग्य संजीवनी ऐप। तो ये संजीवनी ऐप जो है, आयुष संजीवनी ऐप, ये आयुष संजीवनी ऐप, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो है ये अपनी पारंपरिक चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत लंबे अरसे से पारंपरिक चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। तो अब हमारा काम ये है कि हम भी इस चीज को आगे लेके चले। तो आयुष मंत्रालय ने बहुत तरीके की एडवाइजरीज बताई है, बहुत सारी बीमारियों के उपायों के बारे में बताया है जो कि आपको हेल्प करेगा। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। ये ऐप आपको हेल्प करता है और साथ ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की रिसर्च के लिए, क्योंकि ये एक जो रिसर्च चल रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा, एक कंट्रीब्यूशन आपका अपने देश के लिए। तो इसलिए ये ऐप को आप डाउनलोड करिए जो कि रिसर्च के लिए हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाएंगे इसमें जो कि आयुष मंत्रालय की तरफ से होंगे। साथ ही इस ऐप में विविध प्रकार की प्रिकॉशंस, विविध प्रकार की घरेलू नुस्खे, ऐसी कई चीजें बताई गई है जो आपको मदद कर सकती है। तो आयुष संजीवनी ऐप आप लोग सब डाउनलोड करिए, ठीक है। तो अब हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अनूप सर से, वो हमारा वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आज का स्टमक डिसऑर्डर्स। स्टमक डिसऑर्डर्स में अगर दे तो पूरे पाचन संबंधी जितने विकार हैं वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम आज प्रमुख 5-6 डिजीजेस पे, हम लोग बीमारियों पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो बता दूं आपको। मैं आज के वेबिनार में स्टमक अल्सर और वोमिटिंग, उल्टी जिसे कहते हैं आम भाषा में क्या आना, इस पे मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें क्या हम घरेलू उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानियां हमको बरतनी है, किस कारण से ये होता है, सभी पे हम कहते हैं बहुत ही पारदर्शी नजर देखेंगे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो अदर कलीग्स हैं वो और जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायरिया हो गया, जैसे लूज मोशन करते हैं, स्टमक एक जिसमें क्रैम्प जिसे करते हैं, उसको देखेंगे। साथ ही फूड पॉइजनिंग, इस समय घर में बैठे हैं, बासी खाना हो सकता है खा रहे हैं, उसके कारण फूड पॉइजनिंग होने की संभावना है, ठीक है। और साथ ही साथ घर में है, ज़्यादा कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर का कारण अगर हम देखें तो जो 2 कारण अर्वाचीन ज्ञान से प्राप्त होता है कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, उसके कारण से ये इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है? बाहरी खान पान, जो ठेले खुमचे पे जो खान पान हम ज़्यादा करते हो वहाँ से, अनहाइजीनिक कंडीशन से हो, उनके कारण से ये बैक्टीरिया हमारे खान पान में आता है। और ये धीरे धीरे हमारे जो आमाशय है उसमें एक अल्सरेशन, घाव करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हम यूज टू हो जाते हैं, छोटे थोड़ी भी दर्द होती है तो पेन किलर के यूज टू हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंट हम यूज अगर करने लगते हैं, लगातार हम सेवन करते हैं दर्द निवारक दवाइयों का, जैसे कि पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनेक, वोविरान जिसके नाम से आता है, ठीक है, एस्प्रिन नाम से आती है, कई दवाएं नेप्रोजेन सोडियम नाम से आती है, उनका हम निरंतर थोड़ा बहुत भी हमको दर्द होता है बर्दाश्त नहीं करते और हम लगातार सेवन शुरू करते हैं बिना किसी भी डॉक्टरी परामर्श के, कैसे उसको खाना कैसे नहीं खाना, और हम दर्द हुआ तो हम खाना शुरू कर देते हैं कि हमें डॉक्टर से आराम मिले। लेकिन ये दो कारण ये हमारे जो अल्सर है, जो हमारे आमाशय है उसके अंदर की वाल, आप एक फोटो भी देख रहे होंगे कि पीपीटी में आपको दिख रही होगी कि जो इंटरनल वाल है उसमें ये घाव करना शुरू कर देते हैं। अगर घाव नहीं किया तो जो म्यूकस की लाइन है, अंदरूनी कवरिंग है जिसे म्यूकस लाइन बोलते हैं, उसको भी कमजोर करना शुरू कर देते हैं, उसको भी पतला करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से थोड़ा बहुत भी हमारे शरीर में, अगर पेट में आमाशय में एसिड ज्यादा बना तो ये घाव में तकलीफ बढ़ेगी और अल्सरेशन होगा। उसके कारण से विभिन्न सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें रिस्क फैक्टर्स जो है, जिसको आयुर्वेद में कारण भी बताया कि इस कारण से भी होता है, लेकिन मॉडर्न इसे रिस्क फैक्टर बोलता है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा रिस्क फैक्टर क्या है कि हम ज्यादा तैलीय खाना खाएं, ज्यादा मसालेदार खाना खाएं, सिजवान तीखी चटनी वाले ज्यादा आइटम खाना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है फास्ट फूड और स्टाइल फूड। एक तो आजकल की जनरेशन जब से आई है, फ्रिज में सुबह बना लेती है, शाम को खाना खाती है, तो ये सबसे बुरी आदत है स्टाइल फूड की। बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए, तुरंत बनाइए तुरंत खाइए।
तो स्टेल फूड सबसे बड़ा कारण है हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में, और सबसे बड़ा कारण है उसमें भी स्टमक अल्सर। ठीक है। और उसके बाद हम इरेगुलर फूड हैबिट, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे भूख लग रही खा ले रहे हैं। तो जब भूख लग रही तभी खा ले रहे हैं, एक प्रॉपर डाइट प्लान, एक फूडिंग हैबिट है ही नहीं। तो ये भी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, उत्तेजक कारण होता है स्टमक अल्सर के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, हमारी आजकल की पाश्चात्य वेस्टर्न जो तौर तरीके हैं जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये हम बढ़ा दिए। धूम्रपान ज़्यादा, अल्कोहल के यूज टू होते जा रहे हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, ये भी हमारे स्टमक अल्सर को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण है। और देखिए तो लेट नाइट हम जगते रहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। अत्यधिक तनाव की जीवन जी रहे हैं, लॉकडाउन है फिर भी तनाव में है कि कब खुलेगा। अब अनलॉक हो गया तो अनलॉक में भी तनाव कि अब कैसे बाहर जाएंगे। तो इस तरीके की जो अनड्यू कंसर्न्स हैं ये भी बड़ी तकलीफ देते हैं। और ये स्ट्रेस से सीधे सीधे जो मैं आपको बताऊं, जो हमारे एसिड जो पेट में सिक्रीट होता है वो सीधे ब्रेन से रिलेट होता है। और वो मेडुला एक सेंटर है, जब हम स्ट्रेस लेंगे तो ये फालतू का एक्स्ट्रा अमाउंट में भी जब भी पाचन नहीं करना तब भी निकलना शुरू कर देगा। तो ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जिसे कहते हैं कि एक अच्छा बड़े कहते हैं ना, आगे का कारण बन जाता है किसका, कि ये अल्सर होगा ही होगा, क्योंकि ज्यादा एसिड बनेगा तो वो अंदर की जो वाल है उसको ये एसिड खाना शुरू कर देगा, डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, और ये छोटे ढेर सारे घाव बनने शुरू हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, स्टमक अल्सर बोलते हैं। तो ये कारण है। तो कारण के अलावा अब लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे बड़ा लक्षण ये मैं आपको जहाँ हाथ रख रहा हूँ कि इस चेस्ट से लेकर के बेली के बटन तक इस एरिया में एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, यहाँ पे बेइंतहा दर्द और जलन होगी। आपको सबसे पहला सिम्टम आपको ये मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरे पेट में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वेदना होती रहेगी, इधर से उधर दर्द होता रहेगा आपको। ठीक है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा डकारे आएंगी, आपको ब्लोटिंग होगी। ठीक है। और आपको थोड़ा सा भी खाना खा लेने में पेट भरना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा पेट भरा भरा सा महसूस कर रहा है। तो फुलनेस आपको एब्डोमेन तुरंत पता चलने लगेगा। और देखेंगे तो एसिड रिफ्लक्स, जैसे ही थोड़ा सा खाना खाए, पानी पिए, उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। GERD का एक फॉर्म है ये, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ खाना आना शुरू कर देगा। ठीक है। और उसके कारण साथ ही साथ क्या होगा, दिल के पास यहाँ पे एकदम बेइंतहा जलन होगा। तो ये सब सिम्टम्स को आप ध्यान में रखिए और इससे कैटेगराइज करिए कि हाँ, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टमक अल्सर है। इसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको लेटर स्टेज, अभी जब क्रॉनिक होती जाएगी बीमारी, तो नहीं पकड़ी, फिर अगर धीरे धीरे क्रॉनिक होती जाएगी तो ये जो घाव है वहां से खून का रिसाव होना शुरू हो जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग हो, जिसके कारण से आपको या तो खून की उल्टी आने की संभावना जिसे हेमेटोमेसिस बोलते हैं, या वो मल मार्ग से निकलेगा जिसे मेलेना बोलते हैं। ठीक है। तो जो उल्टी होगी, ब्लडी उल्टी होगी, खूनी उल्टी होगी, और जो मोशन होगा आपको टेरिस कलर स्टूल, जिसे कहते हैं ना कि एकदम कॉफी कलर आपको स्टूल पास होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमें स्टमक अल्सर है। ठीक है। तो ये है हमारे लक्षण। और अब सावधानी बताएं तो सावधानी वही जो रिस्क फैक्टर जितने हैं उनको ही हम कम करें। तो कौन सी खान पान से आपका स्टमक इरिटेट कर रहा है, आपका आमाशय इरिटेट हो रहा है, वो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो खुद के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे स्पाइसी खाने से हो रहा है, या मुझे ऑयली खाने से हो रहा है, या मुझे जंक फूड खाने से हो रहा है, किस तरीके के खान पान से आपको, तो उस इरिटेंट चीज को आपको अवॉइड करना है, टोटली स्केप कर देना है। उसके बाद स्मोकिंग जिसको कहते हैं ना मॉडरेशन, इसमें स्मोकिंग छोड़ना, क्विटिंग स्मोकिंग, क्विटिंग आप एल्कोहलिज्म, तो इन सब चीजों को मॉडरेशन कहते हैं, नियम संयम में आना, संयमित होना। तो संयमित होने के धीरे धीरे उपाय करिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमारे आयुर्वेद में इतना अच्छा योगा बताया गया, ध्यानात्मक योग है, प्राणायाम है, ध्यान है। इसका आप नियमित इस्तेमाल करेंगे, 30 से 45 मिनट प्रतिदिन करेंगे आप, तो मैं बता सकता हूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इन जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स हैं, इनसे आप दूर बचेंगे।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो रिस्क फैक्टर का अगर कम होंगे तो आपको ये जितने भी अल्सरेशन है इसकी कहते हैं सीवियरिटी कम हो। और सावधानियां में छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे दर्द के लिए पेन किलर खाना छोड़ दीजिए। ये गंदी आदत हमको छोड़नी है कि पेन किलर हम जो ज्यादा खाते हैं, जो पेन किलर के यूज टू होते जाते हैं, उनको रोकना। ठीक है। और साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि हमारी फूडिंग हैबिट टाइमिंग कैसी है। तो हर चीज का एक कहते हैं ना कि शेड्यूल बना लीजिए, बायोलॉजिकल क्लॉक बना लीजिए दिमाग में कि हाँ सुबह 10 बजे हल्का नाश्ता करना तो 10 बजे करना, या जो कि आयुर्वेद के हिसाब से 2 ही काल बहुत जा गया है। तो नाश्ता को जगह पे तो हल्का रहता है कि केवल आपका थोड़ा सा मुख का स्वाद बदल जाए, इसलिए वो नाश्ता होता है, इसलिए जलपान बोलते हैं उससे। ठीक है। वो जलपान भोजन पान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि भोजन ही खाएं, थोड़ा सा जलपान कर लिया सुबह, दंत मंजन के पश्चात वगैरह नित्य क्रिया के पश्चात, फिर 10-11 बजे तक खाना खा लें। वैसे ही शाम को 4 बजे तक कुछ हल्का सा जलपान कर लें जिससे कि मुख का स्वाद बदल जाए। और 7 से 8 बजे तक 2 बजे तक 2 टाइम आप एक खाने का टाइम फिक्स कर लीजिए। अर्ली बेड जाना शुरू करिए, 10 से 11 बजे तक हार्डली सो जाइए। कितना भी आपका कहते हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो, फिर भी आप अर्ली बेड जाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और सावधानियां में और घरेलू उपचार में देखें तो अगर आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है तो सबसे अच्छा है सौंफ का पानी। ठीक है। सौंफ या धनिया जैसा है, जैसी आपकी तासीर है, धनिया ज्यादा ठंडा है तो धनिया ठंडी, अगर आपको तकलीफ होती है तो सौंफ उससे अच्छा। तो धनिया या सौंफ आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा आपको ठंडी तासीर जितना आप सह सकते हैं। इसलिए सौंफ का पानी सुबह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, उसको शाम तक रख दीजिए, शाम को छान करके उसको पीजिए खाली पेट। ऐसे ही शाम को रख दीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए। मैं बता रहा हूँ 50% रिलीफ आपको डे 1 डे 2 से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मुलेठी सबसे अच्छा है। मुलेठी को घी में डाल करके अगर हम चाटे डेली सुबह शाम खाने के बाद, तो मुलेठी इट एक्ट एज ए हीलर। तो जो अंदर के अंदर जो छाले पड़े हैं, घाव बने हैं, उनको हील कर देगा, सबसे अच्छा हीलर है। तो मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और उसके बाद अगर हम देखें तो आंवला का सेवन, आंवले के मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। आंवले के चूर्ण 3 ग्राम अगर हम डेली ले सुबह शाम तो भी फायदा कर सकता है। औषधियों में हमारे पास आए तो 1-2 औषधियाँ जो पॉपुलर ऑलरेडी हो चुकी हैं, कई लोग आप लोग सेवन करते होंगे, जिसमें अयुर्वेदिक चूर्ण 3 ग्राम अगर हम डेली लें। एक कपर्दिका भस्म आता है 250 mg, कई दवाइयों में मिला रहता है। शंखवटी, उदरामृतवटी के नाम से जाना जाता है, इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। और ऐसी कई दवाइयां हैं जिसको आप हम लोग उससे परामर्श लेकर के शुरू कर सकते हैं। और ये ऐसी जो किया गया तो ये चुटकियों में ठीक हो सकता है। अगर इसको आपने अवॉइड किया तो सालों साल तक आपके साथ बना रहेगा, और वही आप क्या कहते हैं PPIs का यूज करते रहेंगे और वही जिंदगी भर चलता है। तो इसको हमको आदत को बदलना है और आयुर्वेद को अपनाना है। तो घरेलू उपाय में जो मैंने आपको बताया वो करिए, जो सावधानियां बताई हैं वो करिए, रिजल्ट आएगा। और दूसरा लक्षण जो रोग है उसको मैं थोड़ा जल्दी में बताना चाहूँगा कि और भी हमारे कलीग्स हैं, उनको भी समय चाहिए। तो उल्टी के बारे में बोल दूँ, वोमिटिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स है और ये कई कारणों से हो सकता है। हम कोई बीमारी के कारण से भी हो सकता है, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया के स्वरूप भी हो सकता है। तो कोई ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। जैसे हमें ट्रेवलिंग करते हैं तो मोशन सिकनेस होती है। ठीक है। सी में जाते हैं तो मोशन सिकनेस होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट टाइमेस्टर में, पहले 3 महीने में औरतों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको खाने से, कई ऐसे एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं जिसके कारण से, मेडिकेशन से ये उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको खाने में कोई पॉइजनिंग हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, उस कारण से भी ये हो सकता है। ठीक है। आप ओवर ईटिंग करते हैं, ये इंडाइजेशन होता है। ओवर ईटिंग के लिए देखिए 2 कारण है। एक ओवर ईटिंग तो आदमी कहने पे खा लेता है, और एक होता है नर्वस, जिसको बुलिमिया बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा। आदमी जबरदस्ती, अब उसके कंट्रोल में नहीं है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो ज्यादा खाना खाते रहता है जब तक उसको पकड़ के रोका ना जाए। इसको बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। बहुत ही टिपिकल कंडीशन है। और ये भी उल्टी, उसमें सबसे बड़ा क्या, उल्टी ज्यादा देखने को मिलता है। हार्ट अटैक में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि उल्टियां होती है। कंकशन, सर में चोट लगी, ब्रेन इंजरी हुई, तो उस कारण से भी क्या करते हैं, जैसे ही हमारे ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो आपको उल्टी होगी।
कोई इरिटेंट पॉइजन हम गलती से पी ले, जैसे फिनाइल हो गया, कई इरिटेंट होते हैं, जैसे भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उल्टी होगी आपको तुरंत, स्टमक हमें रिवर्स पेरिस्टल्टिस से बाहर फेंकेगा। और ऐसे कई और बीमारियां जैसे एएलडी, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसमें खून की उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। स्टमक और जो इसोफेगस हमारी ग्रहण नली है खाने की, उसमें छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और वो समय फुट फुट करके ही उल्टी होती है खून की, ठीक है। और खून की उल्टी की जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, हमारे श्वास नली से भी खून जब निकले तो उसको हेमाप्टोसिस बोलते हैं, तो उसमें भी ये वो देखने को मिलता है। तो ऐसे उल्टी के कई कारण हैं, इसलिए उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि कैसा उल्टी का कलर है, कैसा उसका कंटेंट है, उसकी स्मेल कैसी है। तो ये सब आप अपने जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पूरी हिस्ट्री दिया करें, तभी, क्योंकि इसके कारण बहुत हैं, तो इस कारण का निदान होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने से घर पे निदान न करें, इसको बराबर परामर्श लें और इसको सही कराएं। लेकिन अगर उल्टी ज्यादा आ रही है तो इसको सावधानी तो हमें बरतना है, उपाय तो कुछ करने हैं घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार में उल्टी के लिए सबसे अच्छा है इलायची। इलायची का प्रयोग करिए। इलायची का प्रयोग आप हनी के साथ कर सकते हैं, इलायची का प्रयोग आप जिंजर के साथ कर सकते हैं, क्लोव के साथ कर सकते हैं, कई तरीके हैं। आप इलायची का क्या कहते हैं काढ़ा जैसा बना सकते हैं, चाय में डाल के ले सकते हैं, जिसमें दूध ना हो। तो ऐसे उपाय करें जिससे उल्टी तुरंत रुकेगी। अगर बीमारी दवाइयों में आए तो मयूर पिच्छ भस्म, जवाहर मोरा पिस्टी, महाशंखवट, और इसी इलायची का एक है इलादीवटी, बहुत ही पॉपुलर दवा है, बहुत अच्छी दवा है। आपको अगर आ रही है उल्टी बार बार और फ्रिक्वेंटली आ रही है, 2 से 3 दफे दिन भर में आ चुकी है और ऐसे ही हफ्ते भर से आ रही है, तो इलादीवटी अगर आप लें 2-2 गोली सुबह शाम, आपको आराम मिलेगा। और लेमनेड, जिसमें नींबू का रस का सेवन शुरू करें तो उल्टी आपको आराम मिलेगी, ठीक है। जिंजर हनी लें, अदरक का रस निकाल लें, उसमें हनी मिला करके लें, तुरंत उल्टी में आपको आराम मिलेगा, ठीक है। और खास करके जितने भी बताए ना, अल्कोहल और अदर इरिटेंट जितने भी स्टमक इरिटेंट, उनका आप अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें इनके सेवन से, ठीक है। और अत्यधिक खाने की शैली छोड़िए। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से पेट के 3 हिस्से करने हैं, तो इसमें एक हिस्सा आपको छोड़ना है, 2 ही हिस्सा भरना है। 2 हिस्सा में एक हिस्सा खाने से और एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा हवा और के लिए छोड़ देना है, तो हमारे त्रिदोष के लिए छोड़ देना है। तो वो आप हैबिट डालिए। और मेरा जो है कि ये इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर गांव के हिसाब से बात करिए, लेमन बात से करिए, तो कितना छोड़ दें, तो अपने इस निक से लेकर के जितना हमारा फिंगर का आएगा तो उतना छोड़ दीजिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आगे की बीमारियों के लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नवेद और बताएं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स दिए हैं एंड ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड अगर आप इसको इनिशियल स्टेज, अगर हम बोले कि पहले ही आप स्टेज में अगर इसे ठीक कर लेते हैं, ये वाली जो बातें सर ने बताई है उनके तरीके से, तो आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे टाइम पे बाहर ना जाएं आप लोग, एंड इन समस्याओं को ठीक करने के लिए ये जो घरेलू नुस्खे आपको स्पेशली बताए गए हैं, इन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, इन्हें लाइफ में बिल्कुल लाए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर दीज कमेंट्स। जो व्यूअर्स हमें अब ज्वाइन किया है, मैं उनको फिर से दोबारा बताना चाहूंगी हमारे आरोग्य संजीवनी 365 काढ़े के बारे में। हमारे ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ने एक काढ़ा बनाया है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी 365। मुलेठी, सौंठ, पिपली, वासा, यष्टि मधु, ऐसे कई वनस्पतियां जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका हमने प्रयोग किया जो कि प्योर आयुर्वेदिक है। जो भी वनस्पति आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करी गई है ये पूर्णतः प्योर है, इसमें कोई केमिकल्स, नथिंग, कुछ भी एडेड नहीं है। एंड ये काढ़ा, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सो इसे आप एक एंटीवायरल ही समझिएगा, एक एंटीवायरल काढ़ा जो हम लोग ने प्रिपेयर किया है। हमारे जो शोध विभाग है ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, उन्होंने ये काढ़ा बनाया है। इसका जरूर आप लोग उपयोग करें। इसे ऑर्डर करने के लिए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, या आप हमारे कॉलेज में भी आके ले सकते हैं। बेटर है कि आप फोन पे भी हमें बात कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। जो डिस्प्ले हो रहा है अभी नंबर, ये आपको हेल्प करेगा ये काढ़े को लेने के लिए। एंड हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिले हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, एंड दिस फीडबैक्स आर वेरी गुड, जो कि आपको हेल्प करेगा। सो
कोरोना के लिए सबसे अच्छा है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोरोना हो ही नहीं सकता है। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमारा काढ़ा जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आरोग्य संजीवनी 365 आपसे वही है कि इसे आप अपने इसमें इम्प्लीमेंट करें अपने रोजाना के इसमें। एंड इसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर डी के गर्ग सर का, क्योंकि सर ने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है इस काढ़े के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू हमें हमेशा मोटिवेट करने फॉर द वेबिनार्स एंड एवरीथिंग। एंड ये काढ़ा जो बहुत ही अच्छे से बना है, इसे आप लोग यूज करिए एंड आप ऑर्डर कर सकते हैं इसे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमें कुछ बीमारियों के बारे में अनूप सर ने बताया, आगे मैं आपको बताती हूँ। सो पेट की बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पेट की बीमारी या पेट से रिलेटेड बीमारियां जो भी होती है उसके बारे में बात होगी। तो अभी मैं आप लोगों को डायरिया, दस्त या लूज मोशन जिस नाम से आप जानते हो, अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। सो डायरिया जो रहेगा इसे हम समझेंगे कि वाटरी स्टूल या पानी के समान मोशन होना। हो सकता है कि लूज मोशन हो आपको, हो सकता है कि पानी के समान हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लूज मोशन हो तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाए या उसके लिए आप कुछ दवाइयाँ जैसे हैवी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ये सब ले। तो इससे बेटर है कि ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे ही आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका लूज मोशन रुक सकता है। वॉमिटिंग के बारे में तो अनूप सर ने आपको बता ही दिया है। लूज मोशन के लिए अगर हम बात करें तो 3 से 4 बार से ज्यादा अगर लूज मोशन आपको हो रही है तो उस सिचुएशन में ही आपको कुछ चीज करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डाइजेशन है या हमारा पेट है नॉर्मली भी लूज मोशन कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी का खुद का एक बैलेंस चलते रहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही इस चीज का टेंशन लेना है। तो कभी कभी आपको कुछ टाइम वेट भी करना है एंड देन लेटर ऑन अगर बहुत ज्यादा सीवियर होता है लूज मोशन तो तभी आपको सोचना है कि हम दवाइयों की तरफ बढ़े। एंड आप घरेलू उपचार तो कर ही सकते हैं। एंड लूज मोशन की अगर हम बात करें तो पहले तो एक अक्यूट स्टेज होती है। अक्यूट मतलब कि जो कि एक नॉर्मल स्टेज होगी, जो कि 5 या 10 दिन तक ही ऐसे लूज मोशन रहते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि 5-10 दिन भी मैक्सिमम बता के ले रहे हैं हम कि ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपको हो। एंड देन दूसरा जो रहता है जिसे हम क्रॉनिक बोलते हैं, जो कि लंबे समय तक किसी को बीमारी होती है, जिसे हम IBS के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से लूज मोशन होता है। लूज मोशन का ऐसे कॉजेज है जो अब हम उसकी बात करेंगे कि किस किस वजह से हो सकता है। तो कुछ वजह तो आपको अनूप सर ने ही बताया है कि बासी खाना खाना, जहां तक हो सके। जैसे आप जानते हैं कि अभी समर्स आ चुके हैं, ग्रीष्म ऋतु, अगर इसके पहले हमारे ग्रीष्म ऋतु पे पूरा एक वेबिनार हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं 10 न्यूज पे एंड ईशान आयुर्वेदिक के जो फेसबुक पेज है उस पे भी। तो उसमें भी हमने आपको बताया था एंड अभी हम आपको वही बताएंगे कि कंटामिनेटेड फूड मतलब कि पुराना खाना भी नहीं हमें खाना है। एंड ऐसा खाना नहीं खाना है जो बहुत देर से पड़ा हो, जैसे कि स्टेल फूड की बात की है तो ऐसा खाना बिल्कुल मत खाइए जो कि कंटामिनेटेड हो, एक दिन पुराना हो, बासी हो, क्योंकि ये सब चीजें आपको आपके पेट को खराब करने के लिए ही आप कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि लूज मोशन की, तो पानी, वाटर हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। पानी अगर आपके यहाँ फिल्टर नहीं है तो पानी बॉईल करके ही यूज करिए, क्योंकि आपको पता है वैसे तो बारिश के मौसम में तो बॉईल करना ही चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो आप बॉईल करिए वाटर को, क्योंकि वाटर अगर आप बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं तो पानी से आपको ये तकलीफ होगी ही। इसलिए कोशिश करिए कि आप बिल्कुल ऐसा पानी बिल्कुल ना पिए जो कि गंदा हो। एंड अगर आप ऐसा हो कि कभी बाहर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिस्लेरी या जो भी मिनरल वाटर होता है आप उसी का प्रयोग करें, क्योंकि इन सब चीजों से ही आपको ये होगा। अनहाइजीनिक अगर आपका किचन गंदा हो तो इन सब चीजों से भी हो सकता है। एंड आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर हम बात करें कि बच्चों में सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अगर एक सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में, 5 साल के अंदर के बच्चों में, तो डायरिया बहुत ज्यादा देखा जाता है। एंड डायरिया इसलिए होता है कि जो माँ होती है घर में, उनका काम है हाइजीन मेंटेन करना। अगर आप घर में हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, अगर आपका किचन गंदा है, आपके छोटा बच्चा है 1 साल से 5 साल में, तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्यों आपके बच्चों को डायरिया इतना होता है? रीजन यही है कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आपका जो बॉटल रहती है बच्चे की, आपका काम है उसे बॉईल करना। हर बार जब आप उसे दूध देते हैं उसमें बॉटल में, तो आपका काम है कि वो बॉटल को आप अच्छे से बॉइलिंग वाटर में अच्छे से उसको उबाले, उसे पूरा अच्छे से क्लीन करें, वरना फिर ऐसा होगा कि वो जो फिर आप उसमें दूध डाल के बच्चे को दे रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि फिर वो आप डायरिया उसे होगा ही। इसलिए गंदगी नहीं रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा सावधानी लीजिए आप अपने बच्चों के लिए। जब भी उन्हें दूध दे रहे हैं आप बॉटल में, वो बॉटल होनी चाहिए आपकी कि साफ होनी चाहिए, आपका किचन साफ होना चाहिए, आप जो भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो नोजल रहता है उस पे, वो भी आपका क्लीन होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें जिसकी वजह से डायरिया बच्चों में बहुत देखा जाता है। एंड आप ये बात को समझिए कि ये एक सेकेंड लीडिंग डिजीज है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घातक हो जाता है ये। इससे बेटर है कि हम इसकी प्रिकॉशन तो वैसे ही ले सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इसकी प्रिकॉशन आप ले, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये बीमारी वैसे तो ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी कोई चीज है, लेकिन बड़ी हो जाती है क्योंकि आप लोग बराबर ठीक से घर में हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसलिए एक कॉज इसका ये भी है कि आप जब बच्चों के लिए अगर हम बात करें कि आप उनको ठीक से अनहाइजीन तरीके से दे दो। बच्चों में डायरिया एक और चीज से भी हो सकता है कि अगर आप उन्हें बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी रीजन से हो सकता है। तो ऐसी कई रीजन है जिसमें बच्चों में ये चीजें देखा जाती है। तो यही कॉजेज है इसके। देन अगर हम बात करें कि सिम्टम्स यानी क्या कि क्या क्या लक्षण हमें दिखेंगे ऐसे पेशेंट में, तो ऐसे पेशेंट में आपको ये दिखेगा, या अगर आपको डायरिया हो गया है तो आपको चक्कर आ सकता है। चक्कर आने की वजह ये है कि आप जानते हैं कि लूज मोशन कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यू हमारे बॉडी से पानी भी निकल जा रहा है। तो पानी निकल जाने की वजह से ही हमें चक्कर जैसा फीलिंग आ सकती है, हमें नौशिया यानी उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौशिया होगा। साथ ही में हमें पेट दर्द ये भी चीज हो सकती है। फीवर इन बहुत ज्यादा रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि वो भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ऐसे कई चीजें हैं जो आपको डायरिया में आप में खुद में ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हमको मिल सकती है। डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो डिहाइड्रेशन उस लेवल पे हमें इस चीज को टेस्ट करना है कि आपकी बॉडी का पानी पूरी तरीके से निकल गया हो। तो आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम घर में ही रह के इस चीज का इलाज कर सके। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है उसको आप घर बैठ के ही डिसाइड कर सकते हो। आपको ये देखना है कि आप अपनी स्किन लीजिए, अपनी स्किन को आपको ऐसा पिंच करके देखना है, ऐसे चिमटी लेना है। चिमटी लेने के बाद अगर आपकी स्किन वापस जगह पे चलेगी तो आपको इतना गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। और अगर चिमटी लेने के बाद आपका स्किन वहीं के वहीं रहती है, मतलब कि आपकी बॉडी से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आप घर पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर वहां तक की पोजीशन नहीं गई है आपकी कि इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, तो आप कर सकते हैं कि इसमें जो अभी मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगी वही आप करके भी ठीक कर सकते हो। तब हम बात करते हैं इसके घरेलू उपचारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घरेलू उपचार में कोकोनट वाटर, अभी तो नारियल बाहर से लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब चीजें ठीक हो जाएगी तो कोकोनट वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में। साथ ही अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी से वाटर निकल रहा है, मतलब हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, तो ऑरेंजेस आर वेरी गुड। संतरे की अगर हम बात करें उसका जूस बहुत अच्छा प्ले करता है रोल। केले की बात करें तो केला भी बहुत अच्छा रोल करता है। दही में स्पेशली आप बटर मिल्क लीजिए, बटर मिल्क विल बी मोर बेटर। छाछ की अगर हम बात करें तो बटर मिल्क आपको पता है मार्केट्स में मिल जाता है, अभी तो थोड़ा सा लॉकडाउन का राहत है तो आप बाहर से ले सकते हो। और अगर ये सब चीजें कुछ नहीं है तो आप घर में ही ORS बना सकते हैं। ORS बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जरूरी नहीं है कि मार्केट से जाके ही आप ORS लेके आए, आप घर में भी ORS बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पतीला लेना है, पतीले में आपको पानी डालना है, जैसे आप आगे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको 5 कप पानी डालना है उसमें, और उसमें 6 चम्मच जो टीस्पून हमारा होता है, 6 टीस्पून आपको उसमें शक्कर डालनी है, और आधा चम्मच उसमें आपको नमक डालना है। इसको अच्छे से घोल लीजिए एंड अच्छी साफ बोतल में इसको रख के आप हर बार जब लूज मोशन कर रहे हैं तब तक पीते रहिए इसको थोड़ा थोड़ा करके, एंड दिन भर पीते रहिए। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके लूज मोशन को ठीक करने के लिए, मतलब आपकी डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए, ताकि पानी का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन करे। एंड ज्यादातर तो ये कोशिश करिए कि कुछ ना खाए आप, क्योंकि आपको पता है आप खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग भी होगी, आप खाएंगे तो आपको लूज मोशन भी होते जाएंगे। सो बेटर है कुछ टाइम के लिए, अगर हम बोलते हैं कि लंघन यानी कुछ टाइम के लिए अगर हम ना खाएं तो वो अच्छा ही होता है। एंड ना खाने के बजाय हम ये सब चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ORS घर में बना ले, या आप मार्केट से भी ला के रख सकते हैं। मार्केट में वाइटल जेड ऐसे नाम की भी कई जो है एनर्जी ड्रिंक्स मौजूद होती है, जिसका भी सेवन आप कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ जो घरेलू नुस्खे आपको बताए हैं, ये जो मैंने अभी बताया वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों के बावजूद आपका डिहाइड्रेशन नहीं ज्यादा काबू हो पा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन पे बिल्कुल मत जाइए कि आपको ये तकलीफ दे दे। ऐसा बिल्कुल हम नहीं कहते हैं कि घरेलू नुस्खे मतलब आप घर पे ही कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है हमारा। जब आपकी सीवियरिटी बढ़ जाए, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाए तो आपने बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो स्टेज तक अगर आप ना पहुंचे तो ये सब चीजें जो है हमारी आपको हेल्प कर सकती है। तो ये जो चीजें आपको बताई है वो आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रिकॉशन की, कि क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, सो सबसे पहले हमेशा जैसे हम बोलते हैं हैंड वॉशिंग, हाथ धोना। हाथ धोना आपको बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। हम बोलते हैं कि 20 सेकंड के लिए आपको हाथ धोना चाहिए। एंड हाथ धोने का भी मेथड हमेशा ये देखा गया है कि लोग बस ऐसे हाथ धो के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसे हाथ नहीं धोना है।
प्रॉपर हाथ धोने का तरीका, जो अभी आपको कोविड में भी ये चीज को इंक्लूड करना है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि आप अपना साबुन ले, आप साबुन को इस तरीके से करें, ओके, देन इस तरीके से, ओके, अंगूठों को, एंड देन फिर आपके नेल्स को, देन इस तरीके से, डन, हाथ धो के देन फ्री। दिस इज अ वे ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ ऐसे धो के खत्म, नहीं, थोड़ा 20 सेकंड तक आपको हैंड वॉशिंग भी करना है, जो कि कोविड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो हैंड वॉशिंग बिल्कुल अपने अंदर इंक्लूड करिए, जो कि एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन होता है फॉर द डायरिया। बिल्कुल मदर्स के लिए भी, जो मदर्स रहती है, लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाती हैं या जो बॉटल्स वगैरह जो यूज करती है, उनके लिए भी हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सफाई ना रखेंगे तो आपके बच्चे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम पानी की। जैसे मैंने आपको तो पहले बता चुकी हूँ कि बॉइलिंग वाटर को बॉईल करके ही इस्तेमाल करिए, वही अच्छा रहता है, या फिल्टर यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी करिए साफ पानी ही पिए, साफ पानी ही घर में सबको दीजिए। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि उनको लूज मोशन ना हो। दूसरी अगर हम बात करें तो फिल्टर वाटर, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मिनरल वाटर एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, वो भी आपको यूज करना है। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, बासी खाना नहीं खाना है, ये सब कुछ प्रिकॉशंस है। अब हमारे जो दूसरी चीज है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो कि है हमारा स्टमक एक, यानी कि पेट दर्द। पेट दर्द अगर हम बात करें तो पेट दर्द कई कारणों से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पेट दर्द सिर्फ एक ही रीजन से हो, अलग अलग जगह पे आपके पेट में दर्द हो सकता है, जिसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक पहले स्टेज पे अगर हम पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पेट दर्द जो रहेगा ये भी अक्यूट एंड क्रॉनिक, ये दो वर्ड आपको हमेशा रखना है कि आपको डॉक्टर भी ऐसा बोलता है कि अभी अक्यूट स्टेज है, अभी क्रॉनिक स्टेज है। अक्यूट मतलब एक नॉर्मल स्टेज जो कि जल्दी ठीक हो जाती है, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से बीमारियां या लंबे समय से चल रही हो। किसी किसी को पेट दर्द कभी कभी होता है, लेकिन बहुत लंबे समय से चलता आता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंटामिनेटेड फूड, इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन बात आती है हमारे गैसेस हो जाना, एसिडिटी, अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा ले उसकी वजह से भी हमें पेट दर्द हो सकता है। फिर अगर बात करें खाना ठीक तरीके से ना पचने से, अपचन होने से, ये सब कारणों से भी हो सकता है। देन फिर अगर हम बात करें इन्फेक्शन, कई इन्फेक्शन हो सकते हैं, गला, गंदा पानी या गंदे खाने से, बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई रीजन से भी आपको हो सकता है, इन वजह से हो सकता है। देन अगर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो अलग अलग जगहों पे, ये आप इतना आपके लिए समझने के लिए नहीं है, बस ये आपको दिखाना चाहते हैं हम कि पेट दर्द जैसे आप आगे देख सकते हो, अलग अलग जगहों पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे गैस्ट्राइटिस यानी कि जो एसिडिटी है वो कैसी हो रही है, GERD, IBS, ये सब कुछ बीमारियां हैं जो आपने अपने सुना होगा। तो ये अलग अलग जगह पे ये इन्फेक्शन होने की वजह से आपको पेट दर्द हो सकता है। तो इन कारणों से भी आपको पेट दर्द हो सकता है। तो ये हुई अबाउट द कॉजेस कि क्या क्या रीजन है। देन अगर हम आगे बात करते हैं अबाउट द सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको आपके पेट दर्द में। तो वैसे तो सबसे पहला लक्षण तो आपको पता है कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, ये लक्षण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एसिडिटी जैसा भी लग सकता है। इसके साथ आपको वॉमिटिंग बहुत बार देखा गया है कि पेट दर्द के बाद वॉमिटिंग हो सकती है। पेट दर्द भी ऐसा होता है ना कि पहले डल होगा, हल्का हल्का शुरू होगा एंड बाद में बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे अगर आपको बताए कि अपेंडिक्स में जो पेट दर्द होता है ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है, इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि पेशेंट इसको बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल कर पाता है। तो ऐसा दर्द तो जो होगा तो आपको लग सकता है कि चलो ये तो अपेंडिक्स का है, लेकिन कुछ दर्द आपके डल हो सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा शार्प हो सकते हैं। देन हम बात करें थकान, ये आपको महसूस हो सकती है। हार्ट बर्न के जैसे आपको अनूप सर ने बताया कि जलन, सीने में जलन होती है, तो सीने में जलन ये एसिडिटी की वजह से ही होती है, तो जिसकी वजह से भी हमें पेट दर्द हो सकता है। देन अगर हम बात करें वॉमिटिंग, नौशे के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पेट में भारी सा लगना, ये भी आपको हो सकता है। एंड खट्टी डकार आना, ये भी एक सिम्टम आपको दिख सकता है, ये भी एक लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है पेट दर्द के लिए। देन अगर हम बात करें कि होम रेमेडीज, घर में ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप ठीक कर सकते हैं अपने पेट दर्द को। तो सबसे पहले सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसे पानी में आप डाल के इसका यूज कर सकते हैं गर्म करके। देन सेकंड इज द टीज, मैंने आपको हमेशा बोला है कि टीज, जिंजर टी हो जाए या फिर तुलसी टी, हमें ऐसी कई चाय है हर्बल टीज जो रहती है, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है पेट दर्द के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पानी जैसे गर्म करते हैं वैसे गर्म करना है, उसमें आपको तुलसी या जिंजर जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपको डालना है, अच्छा उसको खौलाना है, उसको अच्छा औटाना है, एंड देन उसको छान के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको पीना है। तो इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। फिर अगर हम बात करें कि नींबू
नींबू पानी का ऐसा कई बार कहा गया है कि वो पेट में एसिड ना पैदा कर दे, तो आप हमेशा आपको कहते हैं कि डाइल्यूट करके ही नींबू पानी लीजिए। तो जब आप 1 ग्लास पानी लें, उसमें नींबू डालें एंड देन फिर उसको यूज करें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा पेट दर्द में। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं ये सब चीजों के। देन अगर हम बात करें, मेथी दाना भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसको अच्छे से भून के आप फिर उसको पानी में डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। मिंट यानी कि पुदीना, पुदीने को भी पानी में अच्छा सा गर्म करके काढ़ा बनाना है आपको, इतना याद रखना है। एंड काढ़ा जो आपको स्क्रीन पे दिख रही इन चीजों से आप उसके काढ़ा बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। जो होम रेमेडीज की बात कर रहे हैं हम, घरेलू नुस्खे, तो उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा सीवियर हुआ तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे ही उपाय को ले ले तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको जाना ही ना पड़े डॉक्टर के पास। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशन भी सेम वही है कि हैंड वॉशिंग, हाथ धोना जो हमारे लिए कहा गया है वही करना है आपको। सेम वही चीज है, स्पाइसी खाना, ज्यादा तेज खाना नहीं खाना है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। एंड देन स्मोकिंग, बहुत ज्यादा कहा गया है कि स्मोकिंग अवॉइड करिए, स्मोकिंग भी ठीक नहीं होती है। एंड देन द स्ट्रेस, आजकल के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन स्ट्रेस के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेस हमारी जान से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल ज़िंदगी में तो स्ट्रेस लगा है, लेकिन स्ट्रेस को आपको ऐसा नहीं लेके जाना है कि वो आपको इस तरीके से हावी हो, आपकी बाकी चीज़ों को ख़राब करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको एहतियात लेना है। तो थैंक यू। तो अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साक्षी मैम वो आगे प्लीज़ कंटिन्यू करिए मैम। जी, आज हम चर्चा करेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में, जो कि कॉन्स्टिपेशन है, जिससे हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में हर कोई इसका शिकार होता है, जिसे हम साधारण या आम भाषा में कब्ज कहते हैं। तो बेसिकली मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज इसके बारे में बताऊंगी, रीजन, कॉजेज, इसकी क्या हम लोग होम रेमेडीज लें। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कब्ज है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, हम किसे कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। तो मैं इसमें एक क्लैरिफाई करना चाहूंगी, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्टी होना इवैक्यूएशन में। यानी कि मैं अगर सादी लैंग्वेज में बोलूं तो 24 आवर में, यानी पूरे 24 घंटे में एक बार मोशन का पास होना, यानी एक बार स्टूल पास होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी का बैलेंस कराने के लिए। तो यदि अगर हमें ऐसा नहीं होता है, अगर हम 24 आवर में एक बार भी स्टूल पास नहीं करते हैं और ऐसा बहुत टाइम तक रहता है, तो हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन जो है, हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये कोई अंडरलाइन कॉज है इसके पीछे, यानी कि किसी डिजीज की वजह से हो रहा है या फिर कोई हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, या इसका फैक्टर क्या है। मैं फिर से एम्फसिस करना चाहूंगी इस बात पे कि ये जानना जरूरी है कि इसका कॉज क्या है, कोई डिजीज की वजह से हो रहा है या फिर किसी और कारण से हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे इसके रीजन के बारे में, कॉज क्या है, इसका निदान क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि इसका जो कॉज है, मेन कॉज जो है हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो फूड हैबिट्स है, ज्यादा फर्मेंटेड फूड खाना, और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर इनटेक लेस होना। अभी समर सीजन चल रहा है, वाटर इनटेक इतना नहीं हम लोग कर पाते हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। या फिर हमारे जो फूड हैबिट्स है, ब्रेड्स, फर्मेंटेड फूड का ज्यादा इनटेक करना, तो इन सब चीजों से जो है, और लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, मैं फिर से कहूंगी लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह से, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और आजकल के टाइम में, कोविड के टाइम में, घर पे वर्क फ्रॉम होम में बस लैपटॉप या डेस्कटॉप के आगे बैठ के हम लोग हिल नहीं रहे, बस बैठे ही हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये मिलकर कंट्रीब्यूट करती है, जिससे जो है कोई भी इंडिविजुअल कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। या फिर हमारी डाइट में कोई ऐसी चेंजेस करते हैं, या फिर जो स्मोकर्स हैं स्पेशली, वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। या फिर हम लोग जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं हमारे, या जो पैक्ड फूड हम लोग खाते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं, जो ऐसी मेडिकेशंस हैं, कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, बहुत ज्यादा एंटासिड्स का यूज करते हैं। तो इन सब चीजों से जो है कॉन्स्टिपेशन जो है कॉज होती है। और मैं एक और चीज बताऊंगी, कुछ ऐसे अंडरलाइंग डिजीजेस हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन वजह से कॉन्स्टिपेशन जो उनका लक्षण बताया गया है। जैसे कि सबसे कॉमन है जो उसमें हम लोग IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डायबिटीज है, या अंडर एक्टिव थायराइड डिजीज है, या जो
हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो कुछ ऐसे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जिस वजह से हमें उसके आगे इवैल्यूएट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की बहुत जरूरत है कि ये हमें सिम्टम क्यों आ रहा है कॉन्स्टिपेशन। तो हमें इसमें रूल आउट करना है कि पहले कॉज क्या है। मैं फिर से एम्फेसिस करूंगी कि कॉज जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम कॉज नहीं जानेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, तब तक हम इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो और इवन एज इज अ फैक्टर। एज, ओल्ड एज में जो है कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखी जाती है, या बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन होती है, या फिर हम अपनी डाइट में फाइबरस फूड का इंटेक नहीं कर पाते हैं। फाइबर जो है वो डाइट में बहुत जरूरी है, तो फाइबरस फूड का इंटेक कम होना, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिस वजह से पेशेंट जो है वो सफर करता है कॉन्स्टिपेशन से। तो अब हम बात करेंगे इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में जो सिम्टम्स है, आपको ब्लोटिंग होगी, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और पेट में दर्द होना, गैसेस होना, या फिर डिफिकल्टी होना या स्ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा। जब भी स्टूल पास करने जाए तो बहुत स्ट्रेन से स्टूल पास होना, तो या फिर ड्राई स्टूल होना। तो ये सब सिम्टम्स जो है ये देखे जाते हैं जब कॉन्स्टिपेशन का कोई भी जो इंडिविजुअल है वो शिकार होता है। तो ये सब लक्षण जो है ये उसमें देखे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे लक्षणों के साथ साथ अगर इसकी होम रेमेडी कि हम घर में क्या किया जाए। मैं कहूंगी फिर से एक बार, मैं एम्फेसिस करूंगी कि कोई अंडरलाइन डिजीज भी हो सकती है, उसे रूल आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर उसको ट्रीट तो हम कर लेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जैसे कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, इतना ध्यान नहीं देते, कुछ भी टीवी में आयुर्वेदा के नाम पे कुछ भी चूर्ण वगैरह मिलते रहते हैं, तो वो खा के उनको बॉवल जो है उनका क्लियर हो जाता है, उनका पेट साफ हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी चूर्ण जो आप इंटेक कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट देख लीजिए क्या है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही उनको इंटेक करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसका इंटेक करने के बाद में पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी इंटेस्टाइन्स जो है वो बहुत वीक हो चुकी होती है, बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन से उसको मोशन पास होता है। तो इन सब चीजों का इंटेक करने से पहले एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब हम कुछ ऐसे घरेलू उपचार की बात करेंगे, जैसे कि जो हम इंटेक करके जो है कॉन्स्टिपेशन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। पहले तो वाटर इंटेक। वाटर इंटेक जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। 5 से 6 लीटर जो पानी है हमें डेली एक इंडिविजुअल को पीना चाहिए, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है हमें फाइबरस फूड का इंटेक करना है। अपनी डाइट में सैलेड को इंक्लूड करना है। मैं फिर से एक बार बता दूं, खाने के साथ सैलेड नहीं खाना है, खाने के 1 आवर बिफोर ही सैलेड का इंटेक करना है। दोनों मिक्स करके खाना, रॉ फूड और कुक्ड फूड को एक साथ नहीं इंटेक करना है, 1 आवर बिफोर उसको इंटेक करना है। बटर मिल्क ले सकते हैं। मैं खाने में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनका इंटेक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पपाया है, बथुआ है, और गावा है, अमरूद बहुत अच्छा है जिससे पेट साफ होता है। तो ऐसी सब चीजें जो है इनका हम लोग इंटेक करके फाइबर को बढ़ा सकते हैं डाइट में, जिससे हमारा जो बॉडी में। और मैं एक और बात बताऊं, जो फ्रूट्स हम खाते हैं उनको पील करके ना खाएं, जो एज इट इज खा ले, तो उससे भी अच्छा फाइबर कंटेंट जो है मिलता है, जो सॉफ्ट फील होते हैं, जैसे एप्पल है। तो इन सब चीजों को हम लोग पील ना करके एज इट इज खा ले, और जूसेस का इंटेक ना करें। इंस्टेड ऑफ जूस हम लोग होल फ्रूट जो है उसका इंटेक करें, उससे फाइबर भी हमारी बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। और जूस जो है वो इंटेक ना करके हम लोग होल फ्रूट को कंज्यूम करें। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज रियली इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो है एक एनर्जी भी रहती है, एंथुजियाज्म भी रहता है, प्लस हमारी जो बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी रिलीफ मिलता है। अब मैं कुछ ऐसे ड्रग्स की बात करूंगी, या फिर रेजिन्स। रेजिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिन्स यानी मुनक्का जो है, किशमिश, उसको हम रात में भिगो के रख ले और मॉर्निंग में उसको खा ले, तो वो भी बहुत अच्छा है। ये कुछ मैं नेचुरल चीजें बता रही हूँ, डाइटरी में ही, जो आप लोग घर पे ही ले सकते हैं, और आपको और कोई चूर्ण वगैरह इंटेक करने की जरूरत नहीं है। इसी से ही आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। उसके बाद बात करें अगर हम कुछ ऐसे पॉपुलर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की, जैसे त्रिफला चूर्ण है, सब जानते हैं, अवेलेबल भी है। त्रिफला चूर्ण को हम 3 ग्राम रात में हल्के गर्म पानी के साथ इंटेक करें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसमें कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में। उसके बाद अमलतास।
अमलतास का फल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, भी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है। या अगर किसी को बहुत ड्राई स्टूल्स आते हैं तो उन केस में हम लोग मिल्क के साथ रात में 1 चम्मच अगर कैस्टर ऑयल डाल लें उसमें, या फिर घी, काओ घी अगर हम मिल्क में डाल के हल्के गर्म मिल्क में हल्दी और कैस्टर ऑयल या फिर गाय का घी 1 चम्मच डाल के इंटेक करें रात में, तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देता है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में। तो मैं सभी व्यूअर से यही कहूंगी कि रादर हम कोई और मेडिसिन लें, इससे बेटर यही है कि हम लोग कुछ भी ऐसे डाइटरी चेंजेस करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जिससे कि हम कॉन्स्टिपेशन जो है वो किसी को भी ना हो। तो इन चीजों का इंटेक जो है हमें डाइट में ज्यादा करना पड़ेगा। और वाटर इंटेक जो है मैंने पहले भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाटर इंटेक को भी हमें जो है बढ़ाना है। फ्लैक्स सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स का इंटेक जैसे अत्सी का जो हम कहते हैं वो डायबिटीज में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी। तो इन सब चीजों का हम लोग इंटेक जो है वो ज्यादा करें। वाटरमेलन्स है, तो इन सब चीजों को हम अपनी डाइटरी में इंक्लूड करके हम कॉन्स्टिपेशन से राहत पा सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जो कॉमन है, फूड पॉइजनिंग, जो कि नॉर्मली कोई ना कोई कभी ना कभी इससे भी सफर होता ही है। और आजकल कोविड टाइम है, छोटी छोटी बातों के लिए हम डॉक्टर को फोन पर ही कंसल्ट करें, दैट इज मच बेटर रादर गोइंग। तो अगर कुछ माइनर कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आपको बताएंगे जिससे आप घर बैठे ही उसको आप क्योर कर सकते हैं। अगर कंडीशन ज्यादा सिवियर नहीं है, एक्यूट नहीं है, तो हम घर पे ही कुछ ऐसी होम रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। तो बात करें फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग जैसे कि सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ऐसा फूड की पॉइजनिंग होना बॉडी में, कुछ ऐसा गंदा खा लेना, कंटामिनेटेड खा लेना। कंटामिनेटेड यानी कि गंदा ब्रेड ऐसी खा लेना जिसपे फंगाई हो, या फिर हम कुछ ऐसा फ्रिज का बासा खाना खा लेना, सुबह बनाना और रात में खाना। जैसे कि मेरे कलीग डॉक्टर अनूप, डॉक्टर नवीद ने भी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या इसके और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस टाइप का खाना खाने से, और भी कुछ ऐसे स्टोमक डिसऑर्डर्स हैं जिससे हम लोग ग्रस्त हो सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें से स्पेशली गंदा पानी, कुछ भी रोड साइड फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना, तो ये सब हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, ये सब लोग ये इन सब चीजों का इंटेक करने से ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि जो फूड पॉइजनिंग है उससे कॉमनली सफर करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग की अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि क्या सिम्टम्स होंगे हमें पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, पेट में ऐसा मरोड़ जैसा दर्द होना, इस टाइप का नौशिया यानी मन खराब होना, वॉमिटिंग होना, या फिर डायरिया हो जाना, उसके साथ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सिवियर हो जाए। तो इस टाइप के जो सिम्टम्स है, हेडेक होना, तो भूख ना लगना, एकदम पेट का एकदम डिस्टेंडेड हो जाना या फूल जाना, तो इस टाइप के सिम्टम्स जो है वो फूड पॉइजनिंग में देखे जाते हैं कि ये टाइप के सिम्टम्स होने से जो है इसका जो डायग्नोसिस है वो फूड पॉइजनिंग है। तो हम बात करेंगे अब इसके जो सोल्यूशन है उस पर बात करेंगे कि हम घर पे ऐसा क्या करें, कैसी होम रेमेडीज क्या फॉलो करें जिससे हम फूड पॉइजनिंग से छुटकारा पा पाए। तो फूड पॉइजनिंग में फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले तो कॉज को ही हटाना है। हर एक डिजीज में कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज को रूल आउट करना है कि किस वजह से हुआ है। पानी जो है हमेशा बॉइल्ड वाटर का ही इंटेक करें, फिल्टर्ड वाटर का ही इंटेक करें। बॉइल्ड वाटर जो है हमेशा आप नॉर्मल अगर सही भी बने हैं, कोई डिजीज नहीं है, तो भी बॉइल्ड वाटर में साफ पानी ही पीना है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने पहले के वेबिनार में भी डिस्कस करते आए हैं कि इम्यूनिटी कैसे हमारी बूस्ट हो सकती है। और कंटेमिनेटेड फूड या फिर फ्रिज में रखा हुआ खाना या बहुत पहले बना हुआ खाना या स्ट्रीट फूड या फिर कोई भी आउटसाइड फूड, फास्ट फूड, इन सब चीजों का इंटेक ना करें। इससे यही एक मेन कॉज है जिससे जो है फूड पॉइजनिंग कॉज होती है। तो अब इसमें घर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हनी का इंटेक कर सकते हैं, लेमन का इंटेक कर सकते हैं, लेमन को डाइल्यूट करके ही इंटेक करें, प्लस बटर मिल्क ले सकते हैं। उसके बाद जिंजर है, जिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंजर टी बना लीजिए। जिंजर को काट के पानी में बॉईल करके उसमें क्यूमिन सीड्स डाल के यानी जीरा पाउडर डाल के, कोरिएंडर धनिया डाल के, तो ये जिंजर टी का इंटेक कर सकते हैं। बेसिल लीफ, बेसिल लीफ बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है उसकी,
तो बेसिल लीव का इंटेक कर सकते हैं हम लोग, उसका काढ़ा बना सकते हैं, या फिर हम लीव्स भी ऐसे खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो गार्लिक हम ले सकते हैं, गार्लिक का जूस ले सकते हैं, या गार्लिक एज इट इज रॉ भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इलायची है, या आप चाहे तो एक टाइप का काढ़ा बना सकते हैं घर में, यानी डिकॉक्शन, जिसे आप इंटेक कर सकते हैं। उसमें आप क्या करिए, 1 कप पानी लीजिए, उसमें बेसिल लीफ डालिए, जिंजर डालिए, क्यूमिन सीड डालिए, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट डालिए, और इन सब चीजों को डाल के आप बॉईल कर ले। इलायची डालिए, तो इनको बॉईल करके जब आधा रह जाए तो छान के इसे पी लीजिए। दिन में 2 बार ऐसा करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स में आपको रिलीफ आएगा। अगर इस वजह से आपको पेट दर्द हो रही है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, तो उसमें आप लोग गार्लिक का तेल बना सकते हैं। उसमें तेल को, गार्लिक तेल वैसे अवेलेबल भी है या आप बना भी सकते हैं। उसको, गार्लिक के तेल को आप लोग अपने जो नेवल है, अम्लाइकस है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उससे पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, और सावधानियों में मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रिकॉशन में हमेशा हाइजीन मेंटेन करें, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखें, और अपने हैंड सैनिटाइजेशन, जो मेरे कलीग डॉक्टर नावीद ने भी बताया कैसे हैंड सैनिटाइज करने हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और जितना हो सके कम से कम में एंटासिड जो है उनका इंटेक करें, और कम से कम, जितना कम हो सके उतना मेडिसिन जो है, एलोपैथिक मेडिसिन जो है उनका इंटेक करें, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मैं एक कॉमन आपको बताना चाहूंगी, जैसे एक हम लोग एंटासिड लेते हैं, कोई भी पैंटॉप ले ली, रेबिप्राजोल ले ली, या कोई भी एंटासिड हम लोग ले, उसका साइड इफेक्ट में क्या होता है, जब हम बहुत टाइम तक इंटेक करते हैं, कुछ टाइम के लिए तो हमें सिम्टम्स भी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जो हमारे स्टोमक की लाइनिंग है, म्यूकोसा लाइनिंग है स्टोमक, जहाँ पे फूड पचता है, वो उसको वैनिश कर देता है, प्लस एंजाइम्स को डैमेज कर देता है, जो डाइजेशन में हेल्प कर देते हैं, और लीवर को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देता। तो इस वजह से जो पेशेंट है, या कोई भी इंडिविजुअल जो इंटेक कर रहा है एंटासिड्स का, वो मोर प्रोन हो जाता है टाइफाइड फीवर जैसी डिजीजेस के लिए, या और भी अल्सर्स के लिए। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि जितना हो सके होम रेमेडीज को और आयुर्वेदा को लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करके हम लोग जो है क्योर पाए। और मैं एक और बताना चाहूंगी बात, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम सबने सुना है प्रिवेंशन हमेशा क्योर से अच्छा है, इसीलिए मैं चाहूंगी इन सब होम रेमेडीज को आप फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के आपको कोई रोग हो ही ना, तो इस पे ज्यादा ध्यान दें। तो इसके साथ ही ओवर टू यू डॉक्टर नावेद। या थैंक यू सो मच मैम। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है विशाल शुक्ला से कि ORS कैन बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर ग्लूकोज। सो डेफिनेटली येस, ग्लूकोज जो है बिल्कुल आप इसे ही लेते हैं, उसी को हमने बताया है, लेकिन कैसे मार्केट से ना लेते हुए हमने कहा है कि घर में ही आप बना सकते हैं, तो वो भी बेटर रहता है। बट येस, दैट इज द सेम थिंग, ORS इज नथिंग बट द ग्लूकोज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द शुगर। ओके, सो अब हम आपको एक चीज आपको रिमाइंड दोबारा करना चाहूंगी अबाउट द आयुष संजीवनी ऐप के बारे में। आयुष संजीवनी ऐप के बारे में ये आपको मुझे बताना है कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें कुछ काढ़े के बारे में बताया था, एडवाइस बाय द आयुष मंत्रालय, तो उसी के लिए ये ऐप को लॉन्च हुआ है। अपने मोबाइल पे आप ये ऐप को डाउनलोड करिए एंड प्लीज इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है इससे आंसर करिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आंसर्स है इसलिए है कि जो भी चीजें एडवाइस की थी आयुष ने, आप लोग डेफिनेटली ऑलमोस्ट लोग यूज कर रहे हैं इसे, तो बस एक सर्वे में इसको हेल्प कर दीजिए, एक रिसर्च में हेल्प कर दीजिए। इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, जो कि रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आयुष संजीवनी ऐप आप लोग सब डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पे, एंड्रॉइड पे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू यू। सो दिस ऐप हैज अ ग्रेट थिंग, इसमें बहुत सारे एडवाइजरीज है, सो जो भी सोल्यूशंस है बीमारियों के वो बताए गए हैं, तो इस चीज को आप लोग प्लीज डाउनलोड करिए एंड हेल्प करिए। हमारे जो रिसर्च चल रहा है आयुर्वेद के लिए, हमारे लिए प्लीज कंट्रीब्यूट करिए, जो कि हमें भी हेल्प करेगा। द सेकेंड थिंग इज दैट अगेन अबाउट द आयुर्योग आरोग्य संजीवनी काढ़ा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा आपसे बताना चाहूंगी कि हमारा काढ़ा जो है ये एक एंटीवायरल काढ़ा है, ओके, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, साथ ही में खांसी, सांस लेना और फिर बुखार, ऐसे कई चीजों में हमारा काढ़ा आपको हेल्प करेगा। सो आरोग्य संजीवनी 365 ये काढ़ा जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप इसे ऑर्डर करिए। इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स, हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है एंड आपको भी ये बहुत हेल्प करेगा। लौंग, सौंठ, पिपली, काली मिर्च, तुलसी पत्र,
हल्दी, वासा, यष्टि मधु, ऐसे कई जो है हर्ब्स इसमें यूज करे गए हैं, पूर्णतः आयुर्वेदिक हर्ब्स ही यूज करे गए हैं। तो भारत का जो पारंपरिक इतिहास है आयुर्वेद का, वो हमें अभी बिल्कुल आगे बढ़ाना है, एंड इसके लिए हमारी जो चीजें हैं वो बेस्ट है, जो कि आप यूज करें। आपको 100 ml काढ़ा के लिए 1.5 ग्राम चूरन जो रहेगा पानी में उबालना है, एंड 10 मिनट के लिए इसको उबाल के फिर इसको छान के इसका सेवन करना है। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये, इसके ऊपर सारी चीजें लिखी है, आप हमें आके पर्सनली भी मिल सकते हैं, एंड देन इस नंबर पे आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं इस काढ़े के लिए। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चेयरमैन सर का, डॉक्टर डीके गर्ग सर का, फॉर हेल्पिंग अस टू ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार, एंड उन्होंने ये काढ़े के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया है। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू 10 न्यूज़, थैंक यू डॉक्टर गजानन माली जी, उन्होंने भी हमें हेल्प किया है कि हम हमारे ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप लोग को ये कुछ जो नुस्खे हैं घरेलू, ये हम आपको बता पा रहे हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सो आज के लिए हम फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऐसे कई सेमिनार जो है हम और लेके आएंगे आप सबके लिए। ऑल्सो ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि स्थित है ग्रेटर नोएडा में, हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, आप हमसे बिल्कुल आके मिलिए, हमारे डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे। जो नंबर दिया है उसमें भी आपको जो है आप हमें हेल्प ले सकते हैं हमसे, साथ ही आप हमें पर्सनली भी आके दिखा सकते हैं। स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, विविध प्रकार की चिकित्साएं, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे यहाँ आपको मिलेगी। डाइट कंसल्टेशन भी हमारे यहाँ मिलता है। सो बिल्कुल आप हमारे कॉलेज में आके हमसे मिल सकते हैं। एंड मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगी अनूप सर का, साक्षी मैम का, एंड मैं डॉक्टर नवीद खान, मैं भी आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी। देन हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू वंस अगेन चेयरमैन सर डॉक्टर डीके गर्ग सर, गजानन माली जी, एंड थैंक यू तुषार सर ऑल्सो फॉर गाइडिंग अस ऑलवेज एंड मोटिवेटिंग अस। थैंक यू सो मच, नमस्ते। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दर्शक, धन्यवाद।